जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल हो जो बोले सोनिहाल। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज गाजियाबाद की जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं, उनका नाम श्री सतीश चोपड़ा है। आप गाजियाबाद नगर निगम के 2 बार निगम पार्षद रहे, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के बोर्ड मेंबर रहे और गाजियाबाद की कई सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं। आदरणीय सतीश चोपड़ा जी, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरे इस कार्यक्रम में पधारे हैं। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल में हमें आने का मौका दिया, सौभाग्य प्राप्त है हमारा। हम चाहेंगे कि आपका चैनल ऐसे ही दिन दुगनी चार दूनी तरक्की करे। सतीश जी, मैं भी जानना चाहूँगा और मेरे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान में आप गाजियाबाद में क्या व्यापार कर रहे हैं। फिलहाल मैं गाजियाबाद में अब तो खाली और जनसेवा में हूँ। व्यापार मेरे बच्चे कर रहे हैं, टेंट हाउस कैटरिंग का काम है और केबल टीवी और इंटरनेट का काम है, जो बच्चे देख रहे हैं। सब बच्चे देख रहे हैं, यानी कि आपने सारा व्यापार बच्चों को सौंप दिया। जी जी जी। आपके कितने बच्चे हैं, बेटे बेटियां कितने हैं परिवार में और कौन कौन है? मेरे 3 बेटे हैं। एक बेटा मेरा ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, 15 साल से वहाँ पर है, वहाँ बिजनेस कर रहा है वो। और 2 बेटे मेरे साथ हैं यहाँ। एक का केबल टीवी और इंटरनेट का काम है और एक का टेंट और कैटरिंग का काम है। आपका टेंट हाउस का और कैटरिंग का और इंटरनेट का जो काम है, वो बच्चे किस नाम से कर रहे हैं? इंटरनेट और केबल टीवी का काम तो तिरुपति बालाजी केबल के नाम से है। जो टेंट का और कैटरिंग का काम है सतीश चोपड़ा के नाम से ही है और गीतांशु चोपड़ा जो बेटा है वो देख रहा है उसे। तो सतीश जी, बच्चों का व्यापार इस समय अपनी व्यवस्था में ठीक है, उससे आप संतुष्ट हो? हाँ, व्यापार जैसे पहले था वैसा नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, जियो है, एयरटेल है, ये सब जो है ये व्यापार को इन्होंने चौपट कर दिया है। यानी कि इंटरनेट और केबल टीवी। हाँ, इन्होंने वो ना के बराबर है, मतलब 20% बिजनेस रहा है। और जो टेंट हाउस का काम है वो ठीक है, अपना कैटरिंग का, वो ठीक चल रहा है। वो क्योंकि आपका पुराना काम है। पुराना काम है, हमारे भाई भी सब देखते हैं, भाइयों का भी वो, और सब चल रहा है अपना। वो ठीक है। हाँ ठीक है। सतीश जी, आपका परिवार पूर्व के पाकिस्तान क्या, जो वर्तमान में पाकिस्तान है और पूर्व में पहले सारा पंजाब ही था, दिल्ली बॉर्डर से लेके पेशावर तक सारा पंजाब था, उस बंटवारे में कहाँ के रहने वाले थे? एक्चुअल में हमारे जो दादा दादी थे वो मुल्तान में रहते थे। दादाजी के हमारे 4 भाई थे वहाँ और चारों मुल्तान में थे। और दादाजी का हमारा जो था वो क्लास 1 रेलवे में गार्ड थे, मेल ट्रेन के। तो वो पहले मुल्तान से कराची में उनका ट्रांसफ़र हुआ। कराची से फिर उनका ट्रांसफ़र हुआ टुंडा आजम में। टुंडा आजम जगह थी जो हैदराबाद और सिंध के पास थी, तो वो वहाँ सेटल हुए। और हमारे फादर भी जो उनसे थे ना, वो ट्रेन क्लर्क थे मुल्तान में। हमारे फादर और मतलब 4 भाई थे वो और 3 बहनें। चारों भाइयों में जो पाकिस्तान में जब थे वहाँ मुल्तान में, कराची में, तो वहाँ तीनों बहनों की और हमारे फादर की शादी हो चुकी थी। जब बंटवारा हुआ तो जहाँ अलग अलग तरीके से जैसे आए वो, और हमारा दादा दादी और 2 चाचे वो बंटवारे के समय पे आए। हमारे फादर जो बंटवारे से कम 1 महीना पहले आ गए थे, मदर और फादर हमारे, यानी कि जून जुलाई में आ गए। हाँ, एक्चुअल में फादर हमारे ट्रेन क्लर्क थे। उनका वहाँ से मुल्तान से ही जो है दिल्ली के लिए 1 महीना पहले ट्रांसफ़र हो गया था, तो उन्होंने आके दिल्ली ज्वाइन करा था। दिल्ली से ही वो, हमारी मदर और वो आके दिल्ली रहे, तेलीवाड़ा। तो बंटवारे से 1 महीना पहले आ गए थे। वो उनकी खुशनसीबी थी कि उनको कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ी। और जो हमारे दादाजी की जहाँ बात थी, तो दादाजी जब आए, जब बिल्कुल बंटवारे वाला और कत्लेआम वाला सीन था। जब जो स्पेशल ट्रेन आई थी, भाई हमारे दादाजी, हम 5 पीढ़ी तो हमारे गाजियाबाद घर पे, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मैं, मेरा बेटा और मेरा पोता, हम कम से कम 5 पीढ़ी तो गाजियाबाद में एक साथ रहे हैं। हाँ, तो इसलिए मेरे दादाजी से भी मेरी पूरी बातें होती थी। मेरे फादर ने भी मुझे सब चीज़ अवगत कराया, क्योंकि मेरी भी उम्र आज 70 साल है। तो हमारे दादाजी ने बताया कि जब
वहाँ ये सब समस्या हो गई थी। तो जब हम वहाँ पाकिस्तान से चले तो वहाँ रेलवे ने 3-4 गार्ड जो थे उनके लिए स्पेशल जो ट्रेन चल रही थी इसके लिए, तो उसमें एक मालगाड़ी का डिब्बा लगा दिया था और वो बंद कर दिया था। उसके अंदर 3 फैमिलियां थी, एक हमारे दादाजी की और एक टूंडला में जो यहाँ से गए थे, वो ट्रांसफ़र हुआ था, वो टूंडला गए और एक और दिल्ली गए। 3 फैमिलियों को उस मालगाड़ी के डिब्बे में बंद करके भेजा था और आगे वो गाड़ी आई थी जो स्पेशल ट्रेन थी। सतीश जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो पाकिस्तान में आपके दादाजी पिताजी ये सब थे, वहाँ काम क्या करते थे? मेरे फादर भी जो है मुल्तान में DAV स्कूल से पास आउट थे, थ्रू आउट इंग्लिश, और उनको सिंधी बहुत अच्छी आती थी। हिंदी, इंग्लिश, सिंधी, उर्दू ये सब का अच्छा ज्ञान था और पढ़े लिखे थे, सब नौकरी में थे। ये 42-43 में जब ये हुआ है तब भी मेरे दादाजी को वहाँ पर 700 रुपये महीना तनख्वाह मिलती थी। A ग्रेड में थे वो गार्ड। उस समय के हिसाब से तो अच्छे खासी तनख्वाह मिलती हाँ जी, थी। उस समय के हिसाब से 700 रुपये तनख्वाह मिलती थी। जब आपका परिवार वहाँ से दिल्ली आया, वहाँ अपने संपत्ति तो वहीं छोड़ आए, सब कुछ वहीं, कुछ लाए पाए या खाली आता है? सब खाली आता है, कोई नहीं आए, खाली अपनी अपनी जान बचा के भाग के आए हैं कि भाई किसी तरह जान बच जाए, मेहनत करके पैसे तो फिर कमा लेंगे, और कमा लिए सबने, कोई दिक्कत थोड़ी ना, प्रभु की कृपा रही है। भाई ज़्यादा परेशानी तो इसलिए नहीं उठानी पड़ी कि सब लोग नौकरी में थे। जी जी, रेलवे की नौकरी थी, ट्रांसफ़र होके आए थे, ट्रांसफर हो तो गया। इसलिए ज़्यादा परेशानियां तो यहाँ आके नहीं उठानी पड़ी। नहीं, यहाँ भी जब दादाजी जब आए थे, जब ट्रेन आई तो दिल्ली में आज जो शादरे का मेट्रो स्टेशन है वहाँ रेलवे पुल था, वहाँ पर तब घुटने घुटने पानी था, छोटे बाजार से लेके और ये पुल तक, रेल लाइन तक। तो हमारे दादा दादी और दोनों चाचे ये सब दिल्ली स्टेशन पे जो रिटायरिंग रूम है वहाँ पर रहे थे 20-25 दिन शरणार्थी के तौर पे, कि वहाँ पानी भरा हुआ है, शहर में जा नहीं सकते, और स्टेशन पे ही वहाँ रोटी बनाना खाना जैसे भी जो उपलब्ध हुआ वो उन्होंने वहाँ 25 दिन वहाँ काटे। उसके बाद वो शहर शादरे में आके उन्होंने रैन बसेरा करा अपना, वहाँ 2-3 मकान लिए अपने, जो आज भी हैं शादरे में हमारे। वो मकान आज भी हैं? आज भी हैं हमारे दादाजी वाले, जो चाचा जी के पास हैं, एक और चाचा के पास हैं। फरज बाजार में थे 2 मकान, 2 तेलीवाड़े में थे। वो मकान संपत्ति आज भी है? आज भी है। तो आप लोग गाजियाबाद कैसे आके बसे? मेरे फादर का जब ट्रेन क्लर्क थे दिल्ली में ट्रांसफ़र हुआ था, तो दिल्ली ट्रांसफ़र के बाद उसके बाद उनका प्रमोशन हुआ और वो गार्ड बन गए थे, गुड्स ट्रेन के गार्ड थे, और वो गार्ड बने तो उनका ट्रांसफ़र गाजियाबाद होके आया। जब वो गाजियाबाद आए तो गाजियाबाद में रेलवे की तरफ से मकान मिला, और तभी हम सब गाजियाबाद की पैदाश हैं। यानी कि आपका जन्म, आपके परिवार के, आपकी बहनों का, सबका जन्म गाजियाबाद का? हाँ, हम 5 भाई और 2 बहनें हैं। एक भाई हमारे दिल्ली में डेसू में थे इंस्पेक्टर, और एक करनाल में पानीपत में रेलवे में है, और 3 हम गाजियाबाद में। 2 बहनें हैं, एक लखनऊ में है, हमारे जीजा श्री जो हैं डॉक्टर हैं, डॉक्टर BN नागपाल, और एक हमारी सिस्टर जो हैं वो कपूर खानदान में दिल्ली भी आई है, सूरज कपूर जी थे। यानी कि भरा पूरा परिवार है, सब अपने वेल सेटल्ड है? वेल सेटल्ड है, किसी प्रकार की प्रभु की कोई चिंता का कोई विषय चिंता नहीं है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। सब चीज ठीक ठाक चल रहा है। जी जी जी। सतीश जी, तुसी निगम पार्षद भी रहे 2 बारी, केड़ी पार्टी तो रहे? मैं कांग्रेस से रहा, कांग्रेस से जीता और कांग्रेस में ही रहा। सतीश जी, तुसी पार्षद ਤਾਂ कांग्रेस तो रहे, लेकिन कार सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ जेल भी गए, ये मैं सुनया है। देखो, कार सेवा जो थी वो एक हिंदू माइंडेड थी, वो किसी पार्टी का स्लोगन या बैनर नहीं था। कार सेवा में मैं गया, मेरा 1.5-2 साल का बेटा था, वो भी मेरे साथ जेल गया और 14 दिन सहारनपुर जेल में रहे ऑन रिकॉर्ड। डेली उसकी भी हाजिरी होती थी और मेरी भी हाजिरी होती थी। बलकम गाजियाबाद से मेरी मिसेज उसको लेने के लिए पहुंची कि भाई अब इसे जेल में छोड़ो, तुम मैं ले जाती हूँ। तो जेलर ने मना कर दिया कि नहीं जी, ऑन रिकॉर्ड है, इसकी यहाँ हाजिरी है और ये हम गिनती में कम नहीं कर सकते, इसलिए ये यहाँ रहेगा। तो 14 दिन वो साथ रहा। 14 दिन मैंने उसका लालन पोषण वहाँ किया, दूध की बोतल से उसे दूध पिलाया, नहलाना धुलाना कपड़े बदलना सब अपने हाथ से करा उसे। और उसके बावजूद भी आपने कहा ना कि कांग्रेस से मैं पार्षद रहा और ये कार सेवा करी मैंने, खाली वो एक
माइंड था, लेकिन ये बीजेपी वालों ने हमें और ये कार सेवकों में कोई ऐसा महत्व नहीं दिया कभी। खाली धरना प्रदर्शन और इन चीज़ों का अलग मैटर होता है, और एक जहाँ स्वार्थ और कुछ पाने वाली बात होती है वो अलग होती है। क्योंकि आज हमारी उम्र इतनी हो गई है कि ना तो हमें आगे चुनाव लड़ना है, ना किसी से टिकट मांगना है, और ना हमें अब चुनाव लड़ने की इच्छा। अब तो जन सेवा और समाज की सेवा में ही अपना समय बिताना है जितना अपने पास है। सतीश जी, एक गल तुसी दसो। पहले तो मैं छोटा जिहा एक पॉइंट है कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। बिल्कुल करा है जी, बिल्कुल करा है। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मतलब 14 दिन ਰਿਹਾ? तब कुदरत की देन थी, राम जी का आशीर्वाद था। वो 14 दिन मेरे साथ रहा और उसने मुझे किसी प्रकार का परेशानी में नहीं डाला। मैं सवेरे ही उसे नहलाना धुलाना, दूध की बोतल पिलाना, लैट्रिन वगैरह करता था वो मैं खुद ही साफ करता था। तब ये वाइप बच्चों के ये वो तो होते नहीं थे, डाइपर फाइपर ये वो, अब तो शोशेबाजी अब आ गई है। और आज भी जो मेरा पोता है वो अगर मैं 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे अपने साथ ले जाऊं, 2 साल का है, वो 1 मिनट भी नहीं चुप होता कि बस रोने लग जाए या कुछ होने लग जाए, कि दादू के साथ बड़ा खुश है। सतीश जी, गल दसो जे हुण राम मंदिर बनया और प्राण प्रतिष्ठा हुई, उनके बाद पूर्व सांसद जनरल VK सिंह बीजेपी की तरफों भी राम मंदिर के दर्शन कराने वास्ते अयोध्या बुलाया गया। क्या थानों उसले कोई निमंत्रण प्राप्त होया उत्थे उस दर्शन करने वास्ते? नहीं, हम ना मेरे को ना मेरे बेटे को कोई निमंत्रण नहीं आया, ना कुछ किसी ने कहा। गाजियाबाद के किसी भी लोगों ने या किसी भी नेताओं में ऐसा कोई उत्साह या स्वागत नहीं किया। और बलकम दिल्ली में हनुमान मंदिर जमुना जी पे है, उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पे मेरे को और मेरे बेटे को बुला के, वहाँ और भी कार सेवक आए थे, उन्हें सबको सम्मानित किया और बहुत मान सम्मान से सम्मानित किया, जो आज हम उस बात को लेके बड़े प्रफुल्लित हैं। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ राम मंदिर बन के करोड़ों लोगों की जिहड़ी आस्था सीगी कि भी राम मंदिर बनेगा, पता नहीं साडे जीवन कॉलेज बनेगा या नहीं बनेगा, थोड़े मुताबिक उनकी की सोच है? देखो, मैं अभी 20-25 दिन पहले गया था अयोध्या जी। राम मंदिर जी के दर्शन भी करे मैंने, हनुमानगढ़ी भी गया, सरयू जी पे नहाया भी, और पूरा अयोध्या में 2 दिन घूम के भी आया। ये तो है कि अयोध्या जी की कायाकल्प हो गई और वहाँ करोड़ों लोगों को बिजनेस मिल गया, व्यापार बढ़ गया, और हमारी आस्था जो थी उसको 4 चांद लग गए और वो मंदिर बन गया। हमारी जो इच्छा थी, जैसे हम जेल गए थे, वो बन गया। हमें इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है। मतलब तुसी सोचा कभी कि भाई थोड़े जीवन में जो मंदिर बन जाएगा? नहीं, सोचा भी नहीं था, क्योंकि वहाँ जिस तरीके से राम जी तिरपाल में रह रहे थे, फटे हाल थे, और CRPF और मिलिट्री ये वो सब लगा रखी थी, इस तरीके से जैसे चंबल के लोगों की रक्षा की जा रही हो। लेकिन अब दर्शन करके लगा कि हाँ जी, सिस्टम से दर्शन भी हो रहे हैं, लोग सिस्टम से जा भी रहे हैं और दर्शन करके आ भी रहे हैं। किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी वहाँ नहीं है। ना दर्शन करने में, मान लिया आपको जूता चप्पल रखना तो उसके स्टैंड बने हुए हैं हजारों, आपको मोबाइल रखना तो उसके हजारों वो बने हुए हैं लॉकर कि आप 1 नंबर खिड़की पे, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर, एक में हजारों लॉकर हैं। तो जितने में हम लॉकर में रख के जाते हैं, दर्शन करके इतने में हम वापिस ले लेते हैं, तो इतने में दूसरा आ जाता है। सुविधा में कोई कमी नहीं है। मतलब थोड़ा मन संतुष्ट है कि भाई जो मंदिर बनया है और जिस तरीके नाल उत्थे व्यवस्था है वो बढ़िया, लेकिन अभी पूर्ण होने में टाइम लगेगा, 5-7 साल लगेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा है, सड़कें हैं और अंदर चबूतरे हैं अभी। क्योंकि जहाँ तिरपाल में जहाँ राम जी थे, वहाँ भी चारों तरफ से उन्होंने खोद के उसको मेरे ख्याल रिनोवेटेड कर रहे हैं कि उसको भी पूर्ण रूप से अच्छा बनाया जाए, क्योंकि वो अभी वैसा का वैसा है। तो हम संतुष्ट हैं कि हाँ जी, कम से कम जब शुरू में ईंट की बात आई थी तब भी हमने राम मंदिर के लिए ईंट दी थी, और वहाँ भी अगर चंदे की बात आई, जो हमारी हैसियत थी वो भी हमने दिया। अब अयोध्या जाने की बात आई, दर्शन करने की, हमने वो भी करा। अब मैं अपने पत्नी और बच्चों के साथ जाऊँगा जल्दी ही, थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्मियों में वहाँ पैदल चलने की क्षमता हमारे में अब कम है। तो अब रिसेंटली जल्दी जाएंगे 1 आध महीने में, दर्शन करके आना। मैं पंजाबी च बोल रहा
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ नहीं, ਜਾਂ कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल पंजाबी बोलांगा, कड़क बोलांगा, बड़ी शुद्ध ते चंगी बोलांगा। पंजाबी भी बोलनी आती है, बोलता भी हाँ और सब समझदा भी हाँ। बई असी तो पंजाबी हाँ तो पंजाबी बोल सकते हैं। तुसी वेखो नॉन पंजाबी जड़े ने, चाहे तुहानू गाँव के लोग होन, किसी बरादरी दे होन, जाट होन, गुजर होन, यादव होन, होर भी कोई बरादरी होए, उन्होंने पंजाबी नहीं आनी होनी, लेकिन उन्होंने गड्डी च घर च गाने पंजाबी दे होने ने, वो सब समझ आते हैं। जब उन्होंने समझ आते हैं तो सानू भी समझ आते हैं। असी तो खुद पंजाबी हाँ, समझने की कोई दिक्कत नहीं है। वो पंजाबी नहीं है, लेकिन उन्होंने हर गड्डी च पंजाबी गाने ने, हर घर च, हर शादी च, हर फंक्शन च जब तक पंजाबी गाने ना बजन, तब तक ढोल ना बजे, तब तक रौनक ही नहीं आती। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ? घर च देखो पहले तो असी बोलते सी, वड्डा मुंडा भी बोलता सी, आस्ट्रेलिया गया तो उत्थे पंजाबी गल करदा, हुण भी पंजाबी च। छोटे बच्चे नहीं कर पाते, कारण दो मेरी पुत्र वधूआं ने जिहड़ी वो वैश्य समाज तो हैं, एक जैन है, एक बंसल है। दोनों वैश्य समाज तो ने, तो हाली उन्होंने 3-3 साल हो गए ने शादी नूं, लेकिन वो भी बच्चे अपने हम समझते हैं सारी बात और बात करने की कोशिश भी करते हैं। धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगे, हम भी सीख जाएंगे। लेकिन हाँ, हम आपके माध्यम से जो आपने प्रेरणा दी है, इस माध्यम से बच्चों को जरूर जागरूक करूँगा कि भाई आपको अब छोटी मोटी टूटी फूटी पंजाबी से शुरुआत करनी पड़ेगी। This program is powered by Safab, crafting your dreams. Mixon, dream it, live it. Karyan, commercial residential warehouse. Anand Gold, Ronak, harmony in health, harmony in life. ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਪੋਤੀ ਪੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਘਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, क्योंकि पुत्र वधू इतनी जल्दी नहीं सीख सकती, नहीं सीख सकती, लेकिन टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। और नहीं, घर के रंग में वो ढल गई हैं, वो बहुएं नहीं अब बेटियां हैं और बिल्कुल घर जैसे ही वो हैं और घर जैसा व्यवहार है, और वो भी लगन से अपना सीख जाएंगी सब। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ, टोटल पंजाबी खाना बनता है, टोटल पंजाबी खाना खांदे ने, क्योंकि पंजाबी खाने के अलावा दूसरे तो स्वाद ही नहीं आता। तुसी बना दी जी आलू टमाटर की सब्जी, इतने तो टमाटर सब्जी च पाने ने है, बगैर टमाटर बगैर प्याज देते सब्जी बननी नहीं। चाहे प्याज हो जाए 100 रुपये किलो, चाहे टमाटर हो जाए 100 रुपये किलो। ऐ नहीं है कि हाँ जी आज आलू टमाटर, कोई स्पैशल डिश नहीं है। ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ, ਪਰਾਂਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਂਠੇ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਪਰੌਂਠੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰਾਂਠੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਨਈ ਨਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਬਈ। ਨੂੰਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਨਾਵਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? सारा घर ही पंजाबी च है, सब कपड़े भी पंजाबी, अब कोई रोक टोक नहीं है, जिवें मर्जी पा लो। हाँ, जो मर्जी पाओ, जिंज मर्जी अपना जो समाज ही चंगा लगता है तुसी वो काम करो, सानू कोई इतराज नहीं। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ है अजकल ਦੇ समाज ਵਿੱਚ। हाँ, क्योंकि लेकिन घर च पंजाबी पहरावा है। हाँ, बिल्कुल पंजाबी पहनावा है, पंजाबी रहन सहन है और पंजाबी कल्चर है। हुण मेरा पोती पोता होया सी ते लोहड़ी का प्रोग्राम असी बहुत वड्डा कीता सी, अच्छे स्केल ते कीता सी, और हर साल लोहड़ी भी मनाने आ और विसाखी भी मनाने आ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? देखो, पंजाबी समाज जिहड़ा साडा 70% लोग पाकिस्तानों आए सी, उन्हों के दिमाग इन्ना टेंशन, इतना टॉर्चर, इतना उन्होंने किलिंग देख लीती है कि उन्होंने कोई और समझ नहीं आता। जिन साडे फादर सी, साडे फादर ने बीजेपी के अलावा, साडी मदर ने बीजेपी के अलावा कभी वोट नहीं लगी। मैं कांग्रेस तो लड़िया तो मेरे फादर बोले कि गल सुनना भाई,
मैं तेन वोट कोई नहीं देनी। फिर मेरी माँ ने समझाया कि भाई मुंडा है और लड़ रहा है तो की गल है, दो वोट। कहता था मैं कांग्रेस नूं नहीं दे रहे, मैं तेनू दे मैं अपने पुत्र नूं दे के आ रहा। मैं कहा चलो जिन्नू भी दिओ तुसी, ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। दे दो सही। साडे दिमाग च इन्नी दहशत ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ उस समय दी है ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ लोग अज तक ਕੱਢ ही नहीं सके। लेकिन हाँ साडे टाइम साडी उम्र वाले नहीं ਕੱਢ सके, लेकिन साडी नवी जनरेशन जड़ी है वो सब समझ गई है। हुण सब पार्टियां नारा जिन्नी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी देनदारी, तो साडी हिस्सेदारी जड़ी है वो साडे तरीके नाल साडी भी होनी चाहिए है। मैं वेख्या कि साडी हिस्सेदारी, मैं कांग्रेसी सी, बीजेपी ने जिस दिन साडी हिस्सेदारी दिल्ली च खत्म की, खुराना जी नूं हटाया, ਉਹਦੇ बाद अज तक पैर नहीं जमा सके। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਮਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਾਹਨੀ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, HKL भगत HKL ਭਗਤ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਥੱਲੇ गए ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ बीजेपी आ ही खत्म हो गई, नहीं सके। दिल्ली बीजेपी खत्म हो गई। खुद देख लो ना सब चीज कि तुसी मदन लाल खुराना ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ लोग समझदार ਸੀ, उन्होंने लाइन ला दी था, बीजेपी को लाइन में लगा दिया इन्होंने कि चल भाई कोई बात नहीं। तो तब से देख लो, चाहे साहब सिंह वर्मा आए हों, चाहे जितने भी लोग आए हैं नॉन पंजाबी आए हैं, और वो बीजेपी नहीं आई तब से। लेकिन जिसले साहब सिंह वर्मा और दूसरे जड़े बीजेपी के सुषमा स्वराज आई है, लेकिन पंजाबी जड़ा है भाजपा तो टुटा नहीं पंजाबी टूटिया नहीं है, लेकिन वो जागरूक हुआ है। हाँ, जागरूक जरूर हो गया। हाँ भाई, आपका खुद का नारा है ये कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी देनदारी की। अगर आप संख्या बल में इतने हैं तो दिल्ली तो भरी पड़ी है पंजाबियों नाल। हाँ, अगर आपने वहाँ उनका इग्नोर किया है तो आपने यूपी में भी इग्नोर कर रहे हो, हरियाणा में इग्नोर कर रहे हो, है। और भी भाई मान लिया हम महाराष्ट्र में नहीं है, कम है, लेकिन कहीं ना कहीं नेतृत्व तो दो उन्हें। भाई हुण जिवें गाजियाबाद दे ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਪ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੱਲ 11,000 ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ खाली पंजाबी कई लोग मानते हैं कि सिख ने 11,000 को ज़्यादातर सिख ही ने, पंजाबी तो 1.5 लाख को ऊपर है। आपने अगर ये मान लिया कि देखो कोई भी एक बरादरी से चुनाव नहीं जीता जाता, ये तो गल ठीक है। आप रल मिल के मान लिया उसमें पंजाबी समाज भी हो, वैश्य समाज भी हो, जाट समाज भी हो, गुजर समाज भी हो, यादव समाज भी हो। भाई अगर एक पार्टी की 8 सीटें हैं गाजियाबाद में, एक एक सबको बांट दो, कहो कि ले भाई MP तू, MLA तू, राज्यसभा तू, और जिला अध्यक्ष तू, शहर अध्यक्ष तू, कोई लड़ाई नहीं। और 8 के 8 मेरे ख्याल इकट्ठे रहने चाहिए, रहने योग्य बात है ये। लेकिन तुसी एक गल तो दसो, सन 52 ਦੇ ਵਿੱਚ सरदार तेजा सिंह गाजियाबाद तो पहले MLA बने थे, पंजाबी सीगे जी। वो 15 साल कांग्रेस तो MLA रहे। उनके बाद तो लैके अज तक कोई पंजाबी ना MLA रहा, ना MP रहा, ना कुछ रहा, ना किसी को टिकट मिली। आपका सवाल इतना अच्छा है कि पंजाबियों के दिल बहुत बड़े हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, मोहनलाल रहीजाई जी को टिकट मिला था चेयरमैनी का, और उन्होंने खुशी खुशी अपने कुलीग को दे दिया कि नहीं तू लड़ ले। दिनेश चंद गर्ग ने लड़ाया थी, लड़ाया ना। तो आज क्या है, आज जरा सा सदस्य का वो मिल जाए तो लोग हटने को तैयार नहीं है। तो एक तो पंजाबी मांगने में लज्जा समझता कि नहीं। मुझे खूब ध्यान है कि कोई गली अगर बनती थी, कोई मोहल्ला बन रहा है या कोई कॉलोनी बन रही है, तो उसके अंदर लोग सोचते थे कि 8-10 पंजाबियों को घर दे दिए जाएं, जिससे ये मोहल्ला सुरक्षित रहेगा। ये आपको बहुत वैसी बात बता रहा हूँ कि सिख समाज के लोग हैं, पंजाबी हैं, सब एक जैसे हैं, तो वो पंजाबियों के नाम पे फक्र मानते थे कि हमारा मोहल्ला सुरक्षित है, ये किसी से कोई हमारे मोहल्ले में गड़बड़ी नहीं होगी। डरते नहीं, डरते ने भाई जेड़े उस गदर ਨੂੰ ਵੇਖ के आए ने, ते ये डर पंजाबी डरते क्यों समझे नहीं? नहीं, डरते वहाँ तलवारों से, बंदूकों से किसी तरह निकल के आए ना बच के, और नंगे पैर भी आए, जिन कपड़ों में थे उनमें आए। मैं तो कहता हूँ आज यहाँ किसी जो सक्षम परिवार है गाजियाबाद का, जिसके पास
वेल टू डू, कोठी है, पैसा है, गाड़ी है, उसको क्या अपने परिवार को लेके और तू जरा 200 किलोमीटर दूर तुझे बगैर पैसे के छोड़ रहे हैं, अगर वो बस के दिखा दे। हमने आके मेहनतें करी हैं, हमने आके छोटे काम में भी शर्म नहीं करी। भाई हमारा परिवार तो सब पढ़ा लिखा था, भाई भी हैं, जैसे हम 5 भाई हैं, हम 5 भाई हैं, सबके सब पढ़े लिखे, 2 बहनें हैं वो पढ़ी लिखी, दोनों पढ़ी लिखी फैमिलियों में डॉक्टर और वो हैं हमारे बहनोई, और 2 भाई हमारे सर्विस में हैं। तो किसी से हमने गुजारिश नहीं की कि हमें ये दो। मैंने मेंबरी का टिकट भी नहीं मांगा था कांग्रेस से। सुरेंद्र प्रकाश गोयल जी मुझे रात को 2 बजे घर पे आए थे, उठाया कि हाँ भाई ये टिकट है, सवेरे नॉमिनेशन करके आ। तो हम सुरेंद्र प्रकाश गोयल के साथ रहे, हमेशा उसके मरने तक उसके साथ रहे। हमें उसका एहसान पता रहा कि हाँ ये हमें गोयल साहब ने ये टिकट दिलाया है। घर से उठा के टिकट दिया, घर से उठा के सोते हुए को मुझे दिया था, ध्यान है मुझे, मैं कैसे भूल जाऊंगा। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਵੈਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਚਿਤ ਹੋਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘ ਦੇ 2 OTC ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਰਹੇ। RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ RSS ਦਾ ਹੋਲਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ एहसान मनता है तो वो बीजेपी के नाल है। यही कारण है। कारण क्या है कि जैसे 3 ट्रेनें पहले स्पेशल ट्रेनें आई थी, तो उन्होंने बताया कि 4 पॉइंट थे वहाँ। पाकिस्तान से निकलते ही 1 पॉइंट से जो गदर फिल्म थी उस पिक्चर में तो बिल्कुल ना के बराबर दिखाया है। कि जैसे हम पहले कहते थे ना कि कोई चीज़ किसी से दुकानदार से ली और हम कहते थे भाई झुंगा दे दे, लुभाव दे दे, तो ये लुभाव के तौर पे उसने दिखाया है गदर में। अगर हकीकत दिखा दे तो यहाँ कत्लेआम हो जाए। लोगों में इतना गुस्सा है, जो वहाँ से सब कुछ अपना छोड़ के आ गए हैं, उन्होंने यहाँ के अपना बिजनेस करे हैं, नौकरी करी है, मजदूरी करी है, आज सेटल हैं, ना तब किसी से कुछ मांगा। और आपने अभी सवाल किया था कि भाई राजनीति में, तो राजनीति में भी हमारे किसी आदमी ने किसी से मांगने की कोशिश नहीं करी कि हमें ये MP का टिकट दे दो या MLA का टिकट दे दो या उसका दे दो। नहीं मंगया है लेकिन दिता नहीं गया। वो कारण ये समझ लो कि जेड़े तरीके नाल मंगना चाहिए उस तरीके नाल मंगया नहीं। बस 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 बस। जैसे समाज के 150 लोग साथ जाते हैं, दूसरे समाजों के लोग भी अपने बैनर लेके जाते हैं कि भाई हमारे समाज का ऐसे दें, तो ऐसा नहीं हुआ आज तक कि हमारे समाज के लोग गए हों या कोई हमारे समाज के संस्थाएं हैं उन्होंने कोई डिमांड करी हो। मेरे ख्याल तो आज तक नहीं करी किसी ने भी। नहीं इस गल नाल मैं सहमत हाँ कि किसी पंजाबी ने तरीके नाल टिकट नहीं मंगी। तरीके से नहीं मांगा, और कोई संस्थाएं हैं उन्होंने कोई डिमांड नहीं करी कि भाई हमारे किसी आदमी को दो, क्योंकि मांगने में तो शर्म आती है ना इन्हें। मेरे को इत्थे मैं 40-45 इंटरव्यू कर चुका हाँ। हर पंजाबी ने कहा जी कि जदों असी पाकिस्तानों आए हैं असी किसी के अगे हथ फैलाया नहीं। साडा पंजाबियों का हथ हमेशा इंज रहा, इंज कभी नहीं होया। देखो जी, जिस आदमी ने जमीन से उठ के काम कराओ, भाई बाप दादा रईस हैं, कोठी बंगला छोड़ गए हैं, गाड़ी छोड़ गए हैं, बिजनेस छोड़ गए हैं, सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, स्ट्रीट लाइट की जगह हमारे यहाँ तो हम तो मोमबत्ती में पैदा हुए हैं, वो सोडियम में पैदा हुए हैं जो जिनके कोठी बंगले हैं। तो उनको ये बातें सोचनी चाहिए कि भाई मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ कि जैसे मांगा नहीं, अगर मांगने को होते तो सबसे पहले जो मुद्दा था मांगने का, जैसे हमारे लोग पाकिस्तान से आए थे, इन्होंने जो भी सरकारें रही उन्होंने बहुत भेदभाव किया। उनको आते ही सबसे पहले आरक्षण देते और सबसे पहले कहते कि सबसे पहले सारी नौकरियां तुम्हारी हैं, कि तुम्हारे पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, ये पहले दिन से अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ो और ये आज से नौकरी है और ये मकान है सरकार की तरफ से और ये तुम्हारा वजीफा रहा। चलो तब का दरमियान हट गया। दूसरे दरमियान में जैसे कश्मीरी पंडित आए, श्रीनगर छोड़ के आए, वो भी हैंड टू माउथ आए, जिन कपड़ों में वैसे आ गए। मैं श्रीनगर गया, मैंने देखा उनके मकानों के आगे कांटे की तारें लगी हुई हैं, लेकिन कोई बसने वाला नहीं है वहाँ। लेकिन वो लोग भी जैसे उन्होंने यहाँ माहौल देखा है या रहे हैं और जा रह रहे हैं, सरकार को सबसे पहले उन्हें आरक्षण देना चाहिए था, सबसे पहले उन्हें नौकरी देनी चाहिए थी, सबसे पहले उन्हें पेंशन देनी चाहिए थी कि ये जितने लोग हैं सबके महीने फिक्स हैं, ये कि 1 तारीख को आपको मिल जाएगा। सरकार इन चीज़ों में नहीं देखती।
सरकार जिनको देना है उन्हें नहीं दे रही, और जिनको नहीं देना उन्हें वैसी दे रही है। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਥਿਉਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਰੇਵੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ, ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ, ਫਲਾਣਾ ਫ੍ਰੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਰਹੇ, ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਕੱਪੜੇ ਚਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ फ्री दी रेवड़ियाँ वंडियाँ जा रही हैं। देखो फ्री का हिसाब जो सा ना, ये तो बिल्कुल कोड़ है, कोड़। अब एक रिक्शा वाले को आप फ्री में खिला देते हो ना, वो शाम तक रिक्शा पे पैर रख के सोया रहता, वो उठता नहीं है और कहता खाली नहीं हूँ, क्यों? उसकी और जरूरत नहीं है। रोटी मिल गई, रोटी मिल गई और नींद उसे आ गई, उसे और कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपने फ्री रोटी, फ्री राशन, फ्री सिलेंडर ये देते जा रहे हो, वो और निखद्द हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। फ्री देना है तो जितने आपने नियम बना रखा है कि 60 साल के ऊपर रिटायर करना है, आप नियम बना दो, किसी को कोई राशनिंग नहीं देंगे। जो भी 60 साल से ऊपर हो जाए, किसी भी जाति का हो, उसे फ्री मेडिकल मिलेगी। और जो आपने पहले, मुझे खूब ध्यान है, मैं पूरे हिंदुस्तान में, मैं और मेरी मिसिज 50% लेस मिलता था ट्रेन में। हम दोनों यात्रा करते थे 60 साल के उसमें, और हर जगह गए हैं। नहीं मिल, अब सरकार ने बंद कर दिया। तो इनको अगर फ्री में देना है तो 60 साल से ऊपर वालों को फ्री में दें, उनका टिकट फ्री करें, उनकी दवाई मेडिकल एड फ्री करें। है अब आपने वो कौन सी योजना बना दी कि 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होगा। वो क्या योजना है जी आपकी? आपकी योजना है कि जिस घर में 6 लोग होंगे, 6 राशन कार्ड का होगा, तो उसको वो योजना का लाभ मिलेगा। अब हमारे घर में तो 2 ही जने हैं, हमें काहे को लाभ मिलेगा उसका? जिसमें 6 और 8, 10 जने हैं उनको लाभ मिल रहा है। तो ये तुरंत बंद होना चाहिए। और ये किसी भी जात बिरादरी का ना देख के 60 साल से ज़्यादा उम्र वालों को ये कार्ड बन जाना चाहिए। जो 60 साल से ऊपर है, किसी भी बिरादरी का है, किसी भी स्टेट में, किसी भी शहर में जाए, उसका इलाज फ्री होगा, कोई लाइन नहीं। विदेशों वाली आप बात करते हो, मैं गया हूँ कई देशों में, वहाँ सीनियर सिटीजन को मान लिया हॉस्पिटल का अलग रूम बना हुआ है, डॉक्टर आके खुद चेकअप करता है, वहाँ दवाई खुद मिलती है, और सीनियर सिटीजन को पहली तारीख को उसकी पेंशन उसके अकाउंट में आ जाती है। आप क्या देते हो? मरने पे भी नहीं देते। आपकी नौकरी खत्म हुई, वो बेचारा धक्के खा खा के मर जाता है। पेंशन नौकरियां दे पेंशन भी खत्म करती है। हाँ, बस खत्म। वो पेंशन जोन सी है वो उसी में तो जारी है। योजनाओं में बिजली पानी फ्री दोगे, मकान गरीब को फ्री दे दोगे, है थोड़े दिन बेचो, फ्री में लो, उसके बाद बेच दो, फिर झुग्गी में जाके रहने लग जाओ, फिर दूसरी योजना का लाभ ले लो। सतीश जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि मैं जड़ा ये प्रोग्राम शुरू किया है, हम पंजाबी चैनल जड़ा असी शुरू किया है, और मेरा उद्देश्य यही है कि भाई जड़े साडे बजुर्ग ने वो किवें आए, किवें बसे, की उन्होंने काम किया, किवें मेहनत नाल खड़े होए, ये साडी आने वाली जिहड़ी पीढ़ी है, यानी कि साडे बेटे बेटियां जिहड़े ने और साडे पोते पोतियां, वो इन्हां चीज़ां नूं भुल गए, साडे बजुर्गां नूं भुल गए। मेरा उद्देश्य इस कार्यक्रम नूं चलाउण दा यही है। तुसीं इस कार्यक्रम दे बारे च की कहते? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो सेहरा बांधा है, इसको कामयाब करने के लिए सभी लोग आपके साथ रहेंगे। आपने सोते हुए लोगों को जगाया है। भाई हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि हम ये बताएं कि हमारे दादाजी दादी कहाँ के थे, हमारे फादर ने कहाँ नौकरी करी। ये सबने अपने बड़े बूढ़ों से पूछ के, अब ये चीज़ हमारे बच्चों के आगे आ जाएगी। बच्चों को तो हमारे कुछ नहीं पता कि हमारे दादा कहाँ के थे, दादी कहाँ हैं, नानी नाना कहाँ थे। नानी नाना भी हमारे मुल्तान में थे, हमारी मदर की शादी वहीं मुल्तान में हुई। तो अब ये बच्चे सुनेंगे पढ़ेंगे तो कम से कम ये तो कहेंगे कि हाँ जी हमारे दादा दादी वहाँ थे, नाना नानी वहाँ थे, हमारे पिताजी की शादी जो मुल्तान में हुई थी, बाकी चाचाओं की शादी हमारे जो हुई थी वो यहाँ भारत में आके हुई, दिल्ली में हुई। बड़े चाचा की शादी मथुरा में हुई। तो वो दिल्ली के सबसे बड़े आरएसएस के किंग थे जी, किशन। मतलब ये सारी ये जानकारियां हुण बच्चों नूं मिलनी। सतीश जी, तुहाडे नाल गलबात करके बहुत अच्छा लग्या, और तुसी हर गल दा जवाब बड़ी बेबाकी नाल दिता है, और मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद करना अज दे कार्यक्रम में उपस्थित होने दा कि तुसी अपना कीमती समय कढ़ के मेरे इस कार्यक्रम में आए। नहीं, मैं भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मुझे कम से कम
अपने समाज के प्रति जागरूक किया। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में मैंने आपकी मुलाकात श्री सतीश चोपड़ा जी से कराई। आगे भी गाज़ियाबाद की नई नई शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराता रहूँगा। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और आपसे निवेदन कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। This program is powered by SafFab. Crafting your dreams. Mixon. Dream it, live it. Karyan. Commercial Residential Warehouse. Anand Gold. Ronak. Harmony in health. Harmony in life. जद कीता पंजाबियां ने कीता है कमाल होए जो बोले सोने हाल।